नमस्कार। शब्द सांची विंध्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा जब भी कही जाती है तो उसमें ऐसे भी जिक्र मिलते हैं जब उत्सव और त्योहार जन जागरण के माध्यम बने। बंगाल की दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र के गणेश पंडालों के आयोजन का एक मुख्य कारण यह भी था। ऐसा ही एक त्योहार अपने विंध्य क्षेत्र के इतिहास में भी दर्ज है, दशहरा, जिसे बघेली भाषा में हम प्यार से दशराहा कहते हैं। वो राजशाही के दौर में भी रियासत का मुख्य राजकीय त्योहार हुआ करता था। ये मात्र केवल एक धार्मिक पर्व नहीं था, बल्कि रियासत की राजनीति, संस्कृति और सामान्य जनजीवन का प्रतिबिंब भी था। इस दिन राज्य से संबंधित कई प्रमुख घोषणाएं भी की जाती थी। एक ऐसी ही घोषणा वर्ष 1945 के दशहरे में महाराज गुलाब सिंह जुदेव जी ने की थी, जो महज घोषणा मात्र नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके मूक विद्रोह का प्रतीक भी था। क्या थी वो घोषणा? आगे हम जरूर उसके बारे में जानेंगे, लेकिन आइए उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं रीवा के दशहरे उत्सव के बारे में। इस दिन राज्य की राजधानी रीवा में बहुत ही भव्य और विशाल आयोजन हुआ करता था। दशहरे का दरबार सजता था। सामंत और जागीरदार दरबार में आते थे। महाराज को भेंट और उपहार दिए जाते थे। महाराज द्वारा भी लोगों को सनद आदि दिए जाते थे और राज्य से संबंधित कई प्रमुख घोषणाएं भी इस दिन की जाती थीं। महाराज गुलाब सिंह के ज़माने में तो सामंतों को सख्त आदेश होता था दशहरा दरबार में उपस्थित होने का। फिर हाथी, घोड़े और बग्घियों से विशाल सैन्य परेड और जुलूस आयोजित होता था, जो मछरिया दरवाजे से निकलते हुए कोतवाली टावर होता हुआ घंटाघर की तरफ बढ़ता था। वहां से आज के प्रकाश चौक, धोबिया टंकी और गुड़ चौराहा होते हुए पहुंच जाता था बिछिया। वहां के जगन्नाथ मंदिर के सामने विशाल मैदान में आयोजित होता था रीवा का दशहरा उत्सव। यह जुलूस नगर भर के लिए कौतूहल का विषय हुआ करता था। उस समय जो जुलूस निकलता था उसे हजारिया परेड कहा जाता था और फिर अंत में रावण का दहन किया जाता था। कहते हैं रावण को मिट्टी से बनाया जाता था। उसका मुख और पेट घड़ों से बनाया जाता था। पेट वाले घड़े में लाल रंग का पानी भरा जाता था, जिससे जब राम का स्वांग कर रहा व्यक्ति उसे तीर मारे तो खून निकलने का एहसास हो। रावण के दशमुख मटकों से बनाए जाते थे और मुख्य मुख के ऊपर मिट्टी से बने गधे का सर लगाया जाता था। खूब आतिशबाजियां और कलाबाजियां होती थीं। लोग दूर दूर से रीवा इस पर्व को देखने आया करते थे। कहते हैं ब्रिटिश कालीन भारत में मैसूर के बाद सबसे प्रमुख दशहरा उत्सव रीवा में ही मनाया जाता था। दशहरे का यहाँ की लोक संस्कृति में भी बहुत महत्व है। इस दिन शुभता का प्रतीक नीलकंठ पक्षी देखने का बड़ा महत्व हुआ करता है। इसके अलावा इस दिन पान खाने का भी रिवाज प्रचलित है। मैंने सन 1940 में पहली बार बचपन में देखा था, और वो जो राजसी ठाट बाट था तो उसका वर्णन हम अब क्या बताएं। जो देखा था वो अद्भुत था। रीवा अपने देश के बड़ी रियासतों में से एक बड़ी रियासत थी, जो सेंट्रल इंडिया में स्थापित थी, और इनका फौज, फक्कड़, पुलिस, बहुत मतलब महकमे सब इन्हीं के अंडर उसमें थे अंतर्गत। यहाँ दो बड़े भारी रथ थे, गजरथ बोला जाते थे, जिसमें हाथी उनको खींचता था। तो यहाँ जब दशहरा का आयोजन होता था तो रावण का बनाया जाता था, जो आजकल वो है SAF ग्राउंड, उस समय फौज का वो के अंतर्गत था। बहुत बड़ा रावण बनाया जाता था मिट्टी का। 10 सर बनाए जाते थे, तो 4 बाएं तरफ, 4 दाहिने तरफ, बीच में एक, और उसके पीछे गधे का सर बनाया जाता था। ये मिट्टी का बनता था, और उसका जो मतलब पेट था उसमें बहुत बड़ा एक तरछा रखा जाता, उसमें लाल रंग डाल देते थे, और जब राम उसको मारते थे तो खून बहने लगता था। तो
ये तो खैर तमाशे वाली बात बता रहा हूँ। दशहराहे में जब जितने यहाँ के इलाकेदार थे सबके लिए अलग अलग मतलब नियम कायदे थे कि तुम्हारे पास कितना हाथी रहें, कितने घोड़े रहेंगे, और दशहरे में सब लोग कोने कोने से आते थे। अब 13,000 वर्ग मील का ये हमारा रीवा था। तो दूर पश्चिम से पूरब से तमाम लोग बाग आते थे। हाथियों से यहाँ जो कमसरियत कहलाता तो वहाँ पहले बड़े बड़े उसके इमली के पेड़ थे, उनके पीछे हाथी बांधे जाते थे। और अपने राज्य के हाथी तो थे ही, उस समय तक ऊँट यहाँ नहीं रह गए थे, घोड़े तो थे। तो जो बता रहा था 47 में जो मतलब हमने देखा करीब सवेरे से ही शुरू हो जाता था कार्यक्रम किला में, और वहाँ पूजा पाठ अपना सब होते हैं बातें। 4-5 बजे करीब तोप छोड़ी जाती थी, तब पता चल जाता था, तोप के मतलब फायरिंग होती थी, और तब पता चलता था कि महाराजा की सवारी वहाँ से जुलूस के साथ निकलने वाली है। जबकि बात मैं कर रहा हूँ उस समय महाराजा गुलाब सिंह ही वो थे, यहाँ के शासक थे। तो सन 42 में उनसे सत्ता छीन ली गई थी, और यहाँ एक ब्रिटिश आर्मी का है वो तो मतलब प्रशासन का एक मेजर उल्ड्रिच करके प्रशासक यहाँ तैनात कर दिया गया था। गुलाब सिंह को उनके ऊपर केस चल रहा था तो हटा दिया गया था यहाँ से, और ये आदेश थे कि वो रीवा नहीं आएंगे और राजस्थान भी नहीं जाएंगे। खैर वो मतलब हमारे बचपन की बातें बहुत हमको समझ में नहीं आई थी। इतना ज़रूर मालूम था कि गुलाब सिंह यहाँ से हटा दिए गए। तो 2-3 साल तक दशहरा यहाँ नहीं हुआ। 42-43 और हमारा ख्याल 44 में भी नहीं हुआ। 45 में फिर महाराजा आए हैं। उस बार हमको नई चीज़ सुनने देखने को मिली थी कि लाउड स्पीकर लगा हुआ था भीड़ के साथ, पहले वाले में नहीं। और यहाँ चांदी के बॉडी की कार थी, उसमें महाराजा निकले थे। उसके पहले बताते हैं लोग बाकी हाथी में निकलते, उसको तो नहीं देखा मैंने। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया था, इस दिन यहाँ से राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख घोषणाएं भी की जाती थीं। एक ऐसी ही घोषणा वर्ष 1945 को 16 अक्टूबर के दिन, दशहरे के दिन, रीवा महाराज गुलाब सिंह जूदेव ने की थी, जब उन्होंने राज्य की जनता के समक्ष भाषण देते हुए रीवा में पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की घोषणा कर दी। दरअसल रीवा में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही रीवा महाराज गुलाब सिंह को निर्वासित कर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ राजा बहोरा आंदोलन और उसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का भी प्रारंभ हो गया था। इस पर हमने 12 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन वाले वीडियो में विस्तार से बताया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, 25 जुलाई 1944 को नाग पंचमी के दिन उनकी रीवा में वापसी हुई, लेकिन बहुत सारी शर्तों के साथ। महाराज के मन में लादी गई उन शर्तों के प्रति विद्रोह पनप रहा था। इसके अलावा महाराज बहुत सुधारवादी नरेश हुआ करते थे। उन्होंने यूरोप की कई यात्राएं की थीं और वहां की व्यवस्था से वो अत्यंत प्रभावित थे। इसलिए वो रीवा राज्य में पूर्ण उत्तरदायी सरकार चाहते थे। इसका मौका उन्हें मिला राजकीय उत्सव दशहरे के दिन, और इस दिन का उनका दिया भाषण अपने आप में इतिहास बन गया। जब दूसरी रियासतों में राजाओं का निरंकुश शासन था, महाराज ने उस दौर में शासन में जनता को भागीदारी देने का विचार किया। यह अपने आप में अभूतपूर्व था। अब आइए देखते और सुनते हैं दशहरे पर दिया गया महाराज गुलाब सिंह का प्रसिद्ध भाषण। उन्होंने कहा, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन से अब रीवा की उन्नति होगी। हम इसकी घोषणा अपने युवराज के विवाह के उपलक्ष्य में ही करना चाहते थे, परंतु विधि विधान को कुछ और ही मंजूर था। हमारा दृढ़ विश्वास है कि रिमहों की भावी उन्नति और उत्कर्ष के लिए रीवा में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना परम आवश्यक है। हम रीवा निवासियों को इस योग्य मानते हैं, अतः अपनी 18 लाख प्रजा को साक्षी मानते हुए विजयादशमी के इस शुभ पर्व के दिन
आपको फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अर्थात पूर्ण उत्तरदायी शासन प्रदान करते हैं। इस शासन में प्रत्येक धर्म और संस्कृति की सम्मान और रक्षा की जाएगी। किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। हम चाहते हैं हमारी वर्तमान सरकार इस घोषणा की पूर्ति करने का शीघ्र प्रयास करे, ताकि युद्धोपरांत जो भी परिवर्तन हो, जिनका असर हम रिम्हों पर पड़ने वाला है और उसके संबंध में जो भी कुछ निर्णय होने वाला हो, वो सब रिम्हों के बहुमत से संप्रेरित तथा रिम्हों से संपूजित और विश्वासित सर्वोत्तर दायित्वपूर्ण शासन द्वारा ही संपादित हो। रीवा रिम्हों का है, अस्तु रिम्हों का शासन रिम्हों के लिए रिम्हों द्वारा हो। महाराज गुलाब सिंह एक यशस्वी नरेश के साथ ही दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति और स्पष्टवादी उत्तम वक्ता भी थे। उनकी इस घोषणा के बाद देश के प्रमुख नेताओं में से एक पंडित नेहरू ने भी रीवा महाराज को इस सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने रीवा निवासियों और यहाँ के कांग्रेस नेताओं को भी बधाई दी। महाराज गुलाब सिंह ने यह घोषणा तो कर दी, लेकिन इसको पारित होने में बड़ी रुकावटें थी। दरअसल ये उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा लादी गई शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था, जिसके अनुसार राज्य के सभी कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही शुरू किए जाएंगे। राजा बिना उनके परामर्श के कोई कार्य नहीं कर सकता है। राजा द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय में मुख्यमंत्री के भी हस्ताक्षर होंगे। मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए इस निर्णय में राजा तब तक फेरबदल नहीं कर सकते हैं जब तक राज्य के रेजिडेंट भी उस पर अपनी स्वीकृति न दे दें। महाराज जानते थे रीवा में उत्तरदायी शासन वो स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल उनसे कभी सहमत नहीं होगा। वो ये भी जानते थे नाम मात्र का वैधानिक शासक होने के कारण उनको इस घोषणा का अधिकार भी नहीं था, लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य तो ब्रिटिश शासन द्वारा उन पर लगाए गए नियमों को तोड़कर ब्रिटिश शासन के प्रति सत्याग्रही विद्रोह था। दरअसल महाराज की मंशा रीवा में ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ना था। वो चाहते थे ब्रिटिश सरकार उन्हें गद्दी से उतारकर उनके पुत्र को राजा बनाए। इससे संभवतः उनके नाम से जमा पैसा भी जब्त होने से बच जाएगा, और यदि ब्रिटिश शासन ऐसा नहीं करता है तो इस घोषणा के बाद कांग्रेस और जनता उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करेंगे, और यदि ये मांगें नहीं मानी जाएंगी तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। क्योंकि दशहरा घोषणा के बाद महाराज राज्य भर के भ्रमण पर निकल चुके थे, इस दौरान उनका पहनावा बहुत ही साधारण होता था। वो सफेद छकलियां परदनी और मुरेठा बांधने लगे थे और हाथ में लिए रहते थे चांदी की मूठ की छड़ी, जिसे बकुली कहते हैं। इस दौरान वो अपनी प्रजा से बराबर मिलजुल रहे थे। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने दशहरा घोषणा के बाद रीवा महाराज पर तुरंत तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये तो तय था कि पहले से रुष्ट ब्रिटिश सरकार आगे चलकर कुछ न कुछ तो करने ही वाली थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी यही मान रही थी कि रीवा नरेश का मुख्य उद्देश्य उसके बनाए नियमों का उल्लंघन करना था। 31 जनवरी 1946 को जब महाराज का कैंप त्योंथर के निकट सोनौरी में पड़ा हुआ था, तभी उन्हें सेंट्रल इंडिया के ब्रिटिश रेजिडेंट का खरीता मिला, जिसमें उनके राज्याधिकार छीनकर रीवा राज्य से निर्वासित करने का एक आदेश था। उन्हें रीवा राज्य से बाहर निर्वासित कर नजरबंद कर दिया गया। हालांकि देश की आज़ादी के बाद 9 अप्रैल 1948 को उन पर से पहरा हटा लिया गया, जिसके कारण वो 13 अप्रैल को रीवा आ गए, लेकिन 16 अप्रैल को उन्हें पुनः देहरादून नज़रबंदी में भेज दिया गया था। इस नज़रबंदी से छूटने के लिए वो छटपटाते रहे, सरकार को पत्र लिखते रहे, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अपनी इसी विवशता का जिक्र उन्होंने अपनी बहन बीकानेर की महारानी सुदर्शन कुमारी से एक पत्र लिखकर किया था, जिस पर विस्तार से हमने एक वीडियो रक्षाबंधन के दिन बनाया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं। महाराज गुलाब सिंह द्वारा उत्तरदायी शासन की घोषणा के बाद दशहरा बस एक त्योहार ही नहीं रहा, बल्कि बन गया था जन आकांक्षाओं की आवाज, लोक संस्कृति तथा आस्था का संगम और स्वतंत्रता की चाह का अनूठा पर्व। महाराज की उस घोषणा ने रीवा के इतिहास और संस्कृति को इतना प्रभावित किया, जिसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। आप सबके लिए दशहरा शुभ हो, यही कामना है। जुड़े रहें हमसे यानी शब्द सांची विंध्य से। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।